जय हिंद दोस्तों। जैसा आप सबको पता है कि देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं और पुलिस ऑफिसर नए कानून के अंदर में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और तफ्तीश भी अमल में ला रहे हैं। तो सबसे जो कंफ्यूजिंग है धारा 105 जो कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता है, सर्च एंड सीजर की, उसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। आईओज काफ़ी पजल्ड हैं कि किस मामले में करें, किस मामले में नहीं करें। तो ये सारी उपापोह की स्थिति है। इस उपापोह की स्थिति और तमाम आईओज से बात करने के बाद, ऑफिसर से बात करने के बाद मुझे लगा कि एक बार फिर से मुझे धारा 105 के ऊपर में क्लियर कट ढंग से एक वीडियो बनाने की आवश्यकता है। लिहाजा ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। इसमें आपके तमाम डाउट्स को, हर लॉ पॉइंट्स को पकड़ते हुए, कानून के एसेंस को पकड़ते हुए क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इसके बाद आप लोग के कुछ सवाल भी होंगे तो मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जल्द आज ही, जिसमें कि 7 साल या 7 साल के ऊपर का जो धारा 176(3) है में जो 7 साल या 7 साल के ऊपर की सजा वाले मौके पे किन मामलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना चाहिए, किन मामलों में नहीं बुलाना चाहिए, इसकी बात भी करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों धारा 105 की। तो धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप देख रहे हैं। इसके अंदर में आपने पढ़ा होगा, 7 लाइन का है। जिन्होंने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ें, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप देखेंगे कि इसमें सर्च एंड सीजर की बात कर रहा है ऊपर, और नीचे सर्च और सीजर की बात कर रहा है। यानी कि अगर सिर्फ सर्च कर रहे हैं तो, और सीजर कर रहे हैं तो, ये दोनों बातें अलग अलग करके लिखी गई हैं और समझाई गई हैं। लेकिन इसमें जो मान है, बात करता है आर्टिकल, थिंग्स और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। उसके बाद ये बात कर रहा है अंडर चैप्टर 7 बीएनएसएस प्लस 185 बीएनएसएस। 185 बीएनएसएस वही है जो 165 सीआरपीसी हुआ करती थी, पावर टू सीज, द पावर ऑफ सर्च ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो है। तो अब बात करते हैं हम धारा अंडर चैप्टर 7। अंडर चैप्टर 7 जो चैप्टर देखेंगे तो वो है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। यानी कोई ऐसी आर्टिकल जिसको कि एविडेंस के तौर पे आपको मुकदमे के अंदर सीज करना है, उसको सीज करने के प्रोसेस हैं। किसी के पास अगर किसी के कब्जे में है तो आप किन पावर का इस्तेमाल करते हैं इस चैप्टर के अंदर में, चैप्टर 7 के अंदर में पावर। इसी में 91 का जो नोटिस हुआ करता था वो 94 वाली हो गई है, 94 बीएनएसएस की। तो इन्हीं चैप्टर के अंदर में वो सारा है। अब बात करते हैं कि कानून जो बनाया गया है उसके पीछे अवधारणा क्या है, यानी कि एसेंस क्या है। तो कानून का एसेंस है ट्रांसपेरेंसी। यानी पुलिस के ऊपर इल्जाम लगता था कि ये जो सामान सीज किया है पुलिस ने, चाकू, कट्टा या एनडीपीएस सब्सटेंस या और भी कोई जो कि मुकदमे के अंदर में सीज किया गया है चीज, वो सारा का सारा पुलिस ने अपने तरफ से रखा है। पुलिस ने थाने के अंदर बैठ करके सीजर में बनाया है, ना कि पुलिस ने मौके पे बनाया है। इस सारी अवधारणा को ठीक करने के लिए, पुलिस को एक करेक्ट प्रोसीजर बताने के लिए धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आया गया, जिसमें कहा गया है कि एवरी सर्च एंड सीजर विल बी वीडियोग्राफ्ड। अब देखिए, ये तो हो गई इसेंस। पर्पस क्या हो गया? पारदर्शिता मेंटेन करना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना। यानी आपने जो चीजें सीज करी हैं वो आपने मौके पे करी हैं, आपने वहीं से उठाई हैं जहां की घटना स्थल था, या फिर आपने एक्यूज के इंस्टेंस पे उठाई है, या फिर आप कोई ऐसी जगह एक्यूज ने छुपा रखा था, आपने ड्यूरिंग सर्च उठाई है। तो जब वो चीजें उठाते हैं तो हम एक नॉर्मल वे में, प्रोसीजर वे में सीजर मेमो बनाते हैं। तो वो जो सीजर मेमो हम बनाते हैं उसमें हम लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हमने ली है। उस सीजर मेमो को ऑथेंटिकेट करने के लिए ये वीडियो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है।
यानी कि ये प्रोसीजरल पार्ट है। ये जो वीडियो है ये ट्रायल के दौरान कोई भी एडिशनल एविडेंस क्रिएट नहीं करता है। ये सिर्फ इस बात के लिए वीडियो बनानी है कि हमने जो ये वीडियो बनाई है ये हमारा जो सीजर हमने किया है मौके पे किया है, और जैसा हमने सीजर में लिखा है उन्हीं चीजों को हमने सीज किया है, और उन्हीं की डिस्क्रिप्शन सही लिखी गई है जिसकी की हमने वीडियो बनाई है। और उसके अंदर में जब हम सीजर बना रहे हैं तब भी हमने रिकॉर्डिंग करी है, विटनेस के साइन हो रहे हैं तब भी रिकॉर्डिंग करी है, मैंने साइन किया है तब भी रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को विदाउट डिले मजिस्ट्रेट को, क्योंकि एफआईआर से रिलेटेड है तो मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना है। अब डीएम और एसडीएम की बात आती है कि डीएम और एसडीएम को फॉरवर्ड करना है, तो एसडीएम का तो पता ही है दिल्ली के अंदर में कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होती है तो एसडीएम को रिपोर्ट करते हैं 24 घंटे के अंदर। तो जब बनाएंगे तो 24 घंटे ऑलरेडी मैंने वीडियो में पिछले वीडियो में बता रखा है, तो हम एसडीएम को इंक्वेस्ट वाली वीडियो भेजेंगे। साथ साथ डीएम और एसडीएम को पावर है कि इन मामलों में सर्च एंड सीजर की डायरेक्शन देते हैं कि आप जाइए फलाने प्रेमिसेस को सर्च कीजिए और वहां से जो भी चीज आइटम मिलते हैं उसको आप सीज करके लाइए। तो जो डीएम और एसडीएम के डायरेक्शन पे आप सर्च एंड सीजर करेंगे उसकी जो वीडियो बनाएंगे वो डीएम एसडीएम को देंगे। तो क्लियर कट है, कोई इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अब बात करते हैं कि अब आपका ये सारी बातें हमने कर दी, सर्च एंड सीजर, प्रिपेयर सीजर मेमो, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ कर दी और फॉरवर्ड करने की बात कर दी। तो फॉरवर्ड हमने कर देना है। धारा 105 में लिखता है कि विदाउट डिले यू हैव टू फॉरवर्ड। तो विदाउट, जैसे ही आपने मौके पे कोई सीजर मेमो बनाया, उसकी वीडियोग्राफी करी, वीडियोग्राफी करने के बाद दिल्ली में तो ऐप डेवलप कर दिया है कि ऐप पे ही डाल देंगे और वहीं से लिंक कोर्ट को हम भेज देंगे और वहीं पे हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगा, आई लगाए। तो दिल्ली के ऑफिसर्स के लिए आपको मैं बता दूं करेक्ट प्रोसीजर ये है कि आपने वीडियो बनाया, वीडियो को चेक किया, वीडियो चेक करने के बाद कि आपका वीडियो ठीक है, ऑडियो वीडियो उसमें आपने वॉइस ओवर भी सही से किया हुआ है, मुकदमे से रिलेटेड सारी बातें बोली हुई हैं, और एक के बाद दूसरा वीडियो है तो कंटिन्यूअस चेन आपने बनाया हुआ है, आपने उसको डालना है। डालने के बाद हैश वैल्यू जो जनरेट होती है, तो हैश वैल्यू की जो जनरेट की जो प्रिंट आउट है वो आप सीजर मेमो के साथ लगा दें, और जो आपका सीजर मेमो है उसके ऊपर में जो आपने जो डाला है वेबसाइट के ऊपर यूआरएल नंबर एक जनरेट हुआ है, यूनिक यूआरएल नंबर सीजर मेमो पे लिख दें और साथ साथ हैश वैल्यू सीजर मेमो को लिख दें आप, तो आपका काम हो जाता है। उसके बाद आपने कोड को उसको लिंक पे फॉरवर्ड कर देता है। जैसे ही आपने फॉरवर्ड कर दिया आपका काम ओवर हो जाता है। धारा 105 सिर्फ इतना ही कहता है कि भाई आपने फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। तो अब उसको कभी ट्रायल के दौरान या किसी बेल के दौरान में कभी कोई डिस्प्यूट करता है कि नहीं पुलिस ने सही से नहीं किया, तो उस वीडियो को चला के देखा जाएगा। तो सिंपली उस सीजर मेमो को ऑथेंटिकेट। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि आईओ चोरी के कॉल पे जा रहा है तो वहां पे कुछ भी सीज नहीं करना है आईओ को, और आईओ वीडियो बना रहा है, अपलोड कर रहा है। तो आपने कोई सीजर नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल उठाया नहीं है, कोई एविडेंस नहीं कलेक्ट किया है, आपने वीडियो बनाया है, वीडियो में आपने दिखाया है कि आप मौके पे गए हैं और फलाना आदमी मिला है, उसने बताया जगह चोरी हुई है, और उस वहां पे आपने वीडियो सर्च किया है, कोई भी मटेरियल नहीं मिला, आपने उस वीडियो को अपलोड कर दिया। चलिए, आप ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए अपलोड कर रहे हैं कि यार कानून में लिखा है मैं अपलोड कर देता हूं, उस वीडियो को कोई देखेगा नहीं। तो अव्वल आप इस बात को समझें कि ये आपके सीजर से एसोसिएटेड है, यानी कोई चीज सीज कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कोई आइटम मिल रहे हैं, उसी प्रकार हो रहा है दोस्तों कि 7 साल के ऊपर वाले मसले में धारा 176 में लिखा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाएंगे। तो ऐसा मसला जहाँ की कुछ भी नहीं है मौके के ऊपर में, वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बुला करके क्या करेंगे। दूसरी बात, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की संख्या इतनी ज्यादा दिल्ली में नहीं है। अभी तो अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में फॉरेंसिक एक्सपर्ट है ही नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करने के बाद जब नोटिफिकेशन करेगा तो करेगा। इवन कि दिल्ली में भी अभी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, तो पहले चूंकि दिल्ली में करते आ रहे थे लिहाजा दिल्ली के अंदर बुला रहे हैं। तो ऐसे मसले, अब एक सपोज करें कि एक कॉमर्शियल व्हीकल चोरी होती है, तो कॉमर्शियल व्हीकल अगर सड़क से चोरी हुई है तो धारा 305 में मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिकली
380 वाला करस्पॉन्डिंग धारा 305 लेकर के आए हैं और कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के अंदर से जो चोरी है, कमर्शियल व्हीकल का नहीं, इसमें जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो आप बात देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का उदाहरण आप जाके देखेंगे क्या डिफिनेशन है, तो वो व्हीकल जो कि पैसेंजर या गुड्स को ढोता है, तो उस व्हीकल की चोरी अगर हो जाती है या उस व्हीकल के अंदर से चोरी हो जाती है तो 305 में मुकदमा दर्ज होगा। तो 305 में अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो 7 साल की सजा उसमें कर दी है। तो फॉरेंसिक मान लिया जाए कि वो एक टैक्सी चोरी हो गई, 305 में मुकदमा दर्ज हो गया, मौके पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप बुला के क्या करेंगे, या तो कोई ऐसा एविडेंस हो, कोई चीज हो जिसको भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट उठाए, तो आईओ इसमें आराम से क्लियर कट बोल सकता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, लिहाजा हमने केस डायरी में इस बात को लिख सकता है क्योंकि मौके पे कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, और उस दिन का जो बयान है 161 का बयान तो लिखते ही हम नक्शा मौका बनाते समय कंप्लेनेंट का, तो उसके जो 161 का बयान लिखेंगे उसमें भी ये बात इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि मौके पे कुछ भी ऐसा साइन या एविडेंस नहीं मिला जिसको कि कलेक्ट करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर पहला दिन की सीडी हो जाती है। अब उसी प्रकार चीटिंग के केसेस हैं जहां डॉक्यूमेंट बेस है, तो डॉक्यूमेंट आप 91 की नोटिस देते थे पहले, अब 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नोटिस देंगे, कोई लेके आएगा तो उस दौरान क्या करेंगे, आप सीज करेंगे। जब आप सीज करेंगे तो आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे आर्टिकल थिंग्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा है। और फिर आप ऑथेंटिकेटेड, देखिए ये जो सर्च एंड सीजर कह रहा है, सर्च एंड सीजर यानी मौके पे जाकर के सर्च एंड सीजर अगर कर रहे हैं तो आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता है। अब चीटिंग के केस में 7 साल की सजा है, उसमें आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट के लिए मौके बुला क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को तो आप अगर कोई डिस्प्यूटेड है, फॉर्ज्ड है तो एफएसएल भेजते हैं, एफएसएल से वो वेरीफाई होके आ जाएगा, एफएसएल से एक्सपर्ट का ओपिनियन आ जाएगा, उसमें मौके पे तो कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्लासिफाई करना होगा, लेकिन अगर कि भाई कौन से मसले में बुलाने की जरूरत है नहीं। अब उसी प्रकार एक चीटिंग का केस के इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें कहीं छापा मारते हैं, वहां से हमने कंप्यूटर सीज करना है या वहां से हमने डीवीडी सीज करना है, वहां से हमने और आर्टिकल सीज करना है, तो वही चीटिंग का मुकदमा जिसमें हम घर ऑफिस में बैठ करके डॉक्यूमेंट सीज कर रहे थे, उसमें अब हमें मौके की वीडियोग्राफी करनी होगी। अब मौके की जो आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं और मौके से चीजें ले रहे हैं, क्या आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता है वहां पे? क्या अब आपको आईओ को डिसाइड करना है कि क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट आकर के यहाँ से कोई ऐसा चीज एक्सपर्ट वाला चीज लिफ्ट करके देगा जिसके लिए कि हमें जरूरत है। तो आईओ अपना जो वीडियो बना रहा है सीजर का, तो उसमें आईओ बोले कि भाई हम मौके पे आए हैं, यहाँ पे हमें कंप्यूटर सीज करनी है या डॉक्यूमेंट सीज करना है, तो जहाँ के हमें किसी प्रकार की डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है। और अगर लगता है कि डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो मौके पे अगर अवेलेबिलिटी है तो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुला लें, नहीं तो एक्सपर्ट बुला लें और फिर आप वीडियो में लें। तो ये कहना कि एसओपी डिजाइन कर दिया जाए कि नहीं ये 7 साल वाले इन मामलों में नहीं करना है, इन मामलों में नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको सिचुएशन पे डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि धारा 363 थी, अब 137 2 हो गई है, तो उसमें अब क्या कर रहे हैं, बयान लिख रहे हैं फादर का बयान लिख के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अब उसमें आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट शुरू में क्या बुलाएंगे? अगर वही लड़की कहीं से रिकवर होती है जहाँ की उसको बंधक बना के रखा गया है या कोई जगह है जहाँ पे रेप वगैरह हुआ है, तो उस जगह पे फिर जब 363 की धारा का जब आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए जाएंगे, तो मान लिया रेप नहीं भी हुआ है लेकिन कन्फाइन करके कहीं रखा हुआ था उसको, तो उस कन्फाइनमेंट वाली जगह पे तो आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलानी पड़ेगी ना, क्योंकि वहां पे लड़की के ट्रेसेस भी मिलेंगे और एक्यूज के भी ट्रेसेस मिलेंगे। तो ये कहना कि एक एसओपी डिजाइन कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मुकदमे में एक सिचुएशन में आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे में आपको नहीं पड़ेगी। तो ये आईओ के एक्यूमेन के ऊपर डिसीजन लेना है कि उसने मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाना है या नहीं बुलाना है। इस बात को वो केस डायरी में भी लिखेगा और वो करेगा। अगर कोई सीजर विदाउट फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो विदाउट फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कर सकता है यो, और विद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आवश्यकता है तो विद फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी कर सकता है यो। और जब बिल्कुल ही वहां पे कोई सीजर उजर नहीं कर रहा है तो खामखा वीडियो बना करके डाल के उसकी रिलेवेंसी क्या है,
if the video is not linked with any seizure, what purpose will it serve? आप ही बताएं, पर्पस क्या है? टू ऑथेंटिकेट द सीजर मेड बाय द पुलिस इफ द सेम इज डिस्प्यूटेड बाय अक्यूज्ड। अगर एक्यूज डिस्प्यूट करेगा आपका सीजर का, तब ये वीडियो को प्ले किया जाएगा। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी ये जो वीडियो हम 105 के अंदर बना रहे हैं, वो आपकी प्रोसीजरल वीडियो है और आपकी प्रोसीजर को ही डिस्प्यूट किया जाएगा उसके ऊपर में कि आपने सही बनाया, सही ढंग से आपने सीजर किया है या नहीं किया है। आपको जो सेंस पकड़ना है कानून का, जो ये है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने वाला। ठीक है, तो मैं ये ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को मैंने बता दिया। अब जो दिल्ली के अंदर में तो मैंने बता दिया, लेकिन जो और दिल्ली से बाहर जहां ऐप नहीं बने हैं, वहां के लिए जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनके लिए मैं 1 मिनट में बता देता हूं कि आपको लिखा है कि आप जो वीडियो बनाएंगे, चाहे वो धारा 176(3) वाला हो या आपका धारा 105 के अंदर या 185 के अंदर आप कोई सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, तो आप जब वीडियो बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? उसमें लिखा है कि प्रिफरेबली मोबाइल फोन। ठीक है, पहली बात तो आपके यहाँ अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट की व्यवस्था नहीं हुई है, तो आपको धारा 176 के बारे में 3 के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं कि मौके पर फोरेंसिक बुलाना, आपको ये सब कुछ करना है। और जहां पे आप पहले से बुलाते आ रहे हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट थोड़े बहुत हैं, तो आप वहां ऐसे भी बुलाएंगे और बुलाइए, और बुलाने के बाद आप वीडियो कीजिए। और जहां पे फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल है, वहां आपने अपना जो बाकी चीजें वैसी मेंटेन होगी, सिर्फ ऐप नहीं है आपके पास, तो आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाएंगे। तो जब मोबाइल से वीडियो बनाए, जैसे मैं अभी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो अपने मोबाइल को हमने फ्लाइट मोड पे डाला हुआ है, कोई कॉल नहीं आएगी मुझे, सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। तो मोबाइल पे वीडियो अगर बनाते हैं, देख लें स्पेस है कि नहीं मोबाइल में, वीडियो उसको आप फ्लाइट मोड पे डालें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें सारे प्रोसीजर का, और सारे प्रोसीजर का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद थाने में जाएं, थाने में जाके उस वीडियो को कॉपी करें, कंप्यूटर में एक अपनी फाइल में डाल दें। एक कंप्यूटर से कॉपी करके आप डीवीआर या पेन ड्राइव में, जो जैसे भी आप मजिस्ट्रेट साहब चाहते हैं उसके हिसाब से आप एफआईआर की कॉपी, तो जैसे 24 घंटे में जाती है, तो एफआईआर की कॉपी के साथ एक रिपोर्ट बना के और उस डीवीआर को या उस पेन ड्राइव को भी साथ में अटैच कर दें, और सीजर मेमो की कॉपी भी लगा दें, ताकि धारा जो सीजर वाली कंप्लायंस है 185 के अंदर में 48 आवर्स के अंदर में भेजना है, तो आप पहले भेज दें। 48 आवर की इंतजार क्यों करना है? धारा 185 165 था, 185 आ गया, तो उसकी भी कंप्लायंस हो जाएगी कि आपने जो सीजर किया है मजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी दे दी, और साथ में आपने ये वीडियो भी लगा दी, साथ में फायर की कॉपी भी लग गई। तो ये तीनों चीजों आपके 24 घंटे के अंदर में करके आपने मजिस्ट्रेट को दे देना है। सिंपल इतना है, कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हैश वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोसीजरल वीडियो है। ये वीडियो आप बना के आप सिंपल ये दिखाना चाहते हैं कि आपने जो सीजर वगैरह किया है वो ऑथेंटिकेटेड है, प्रॉपर्ली उसकी आपने वीडियो बनाई है। तो सिंपल इतना कानून का एसेंस है। छोटा सा और चीज ऐड कर देता हूं, लोकल और स्पेशल लॉ की में जो जिस लोकल और स्पेशल लॉ में, जैसे एनडीपीएस एक्ट हुआ या एक्साइज एक्ट हुआ या आर्म्स एक्ट हुआ, जिसमें प्रोसीजर लेट डाउन किया हुआ है उसमें उसी की प्रोसीजर लेट डाउन होगी, और जिसमें प्रोसीजर नहीं लेट डाउन किया हुआ है उसमें प्रोसीजर बीएनएसएस के हिसाब से फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 51 एनडीपीएस एक्ट। धारा 51 में एनडीपीएस एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोसीजर धारा 51 एनडीपीएस एक्ट में लिखी है, वो कहा है कि भाई सीआरपीसी अरेस्ट के बारे में, सर्च एंड सीजर के बारे में सीआरपीसी की प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। तो अब आपको बीएनएसएस की प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, यानी अब आप मौके पे जो भी कार्रवाई कर रहे हैं सब कुछ आपको वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, और आप यहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट की व्यवस्था है तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर मौके पे फोरेंसिक को भी बुलाना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर रखा है। तो कुल मिला के वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो मैं इसको अभी समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो आपको 7 ईयर वाले पे एक स्पेसिफिक छोटा सा वीडियो और बना के डालूंगा, और कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो मेरे मोबाइल नंबर 9871009070 पे जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए कोई दूसरी वीडियो तैयार करके आपको डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मेरा चैनल रमेश सहरियार है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। फिर जय हिंद, जय भारत।